नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत की खबर। मैं हूं सौरभ शर्मा और मेरे साथ हैं रोज की तरह इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर। देवेंद्र, बहुत स्वागत है आपका। आज आपके सामने 4 खबरों की बात होने जा रही है देवेंद्र से। मैं चारों सब्जेक्ट पहले इंट्रोड्यूस करता हूं। पहले तो आप ये देखिए, आपके मेरे सबके मतलब की खबर है, क्योंकि आपकी जेब में भी फोन है, मेरी जेब में भी, और हम सब उससे यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं। क्या यूपीआई से पैसे भेजने पर सरकार ने टैक्स लगा दिया है? इसको लेकर के बड़ा सियासी हंगामा खड़ा हो गया है, पॉलिटिकल डिबेट हो रहा है, विवाद हो गया है। इसकी बात, पहली खबर हम इसकी बात करेंगे। दूसरी खबर, क्या अन्य संसद के बचे इस सत्र के अंतिम 4 दिनों में कोई बड़ा काम होने जा रहा है? कांग्रेस पार्टी ने क्यों अपने सारे सांसदों को आगाह किया है कि सुबह 11 बजे से सबको हाजिर रहना है सोमवार से पार्लियामेंट के अंदर? इसकी बात करेंगे दूसरी खबर। तीसरी, एक बहुत अहम मुलाकात की बात होगी पंजाब के चुनाव को देखते हुए। सुखबीर बादल, अकाली दल के जो नेता हैं, उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात। पंजाब के इलेक्शन को 6 महीने रह गए हैं। क्या उससे पहले अकाली दल और बीजेपी फिर एक साथ आ रहे हैं? और क्या यह पंजाब का वो विनिंग कॉम्बिनेशन बन सकता है जो बीजेपी को पहली बार बड़े भाई की भूमिका में सत्ता के करीब भी पहुंचा दे? ये तीसरी खबर है। और चौथा, आरक्षण छूना मना है, यह सरकार ने बिल्कुल साफ साफ स्पष्ट कर दिया है। इस खबर की डिटेल भी आपको देंगे, लेकिन आइए पहले बात करते हैं यूपीआई की। देवेंद्र, बड़ी हलचल है इस खबर को लेकर के। कई लोग मुझसे पूछ चुके हैं कि क्या अब यूपीआई भेजने पर टैक्स लग जाएगा? यूपीआई, पहले मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं, क्योंकि उससे फिर आपको समझ में आएगा कि यह मामला कितना बड़ा है। यूपीआई नेटवर्क कितना बड़ा है आप जानते हैं इस वक्त भारत का? कुल लेन देन 2025 और 26 के वित्तीय वर्ष में कितने नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस थे? 2,41,00,000 ट्रांजैक्शंस हुए थे, जिनकी कीमत थी, वैल्यू पैसों में, रुपयों में, 314 लाख करोड़ रुपए ट्रांजैक्ट हुए हैं। इससे ज्यादा हुए होंगे। अभी मेरे पास जो डेटा है वो यही है। कुल लेन देन की रकम है 314 लाख करोड़, और रोजाना औसत लेन देन 66 करोड़ ट्रांजैक्शंस, और इसके अलावा 0.86 लाख करोड़ रोजाना रकम लेन देन होती है। देवेंद्र को लग रहा है कि मैं क्योंकि आर्टिकल से कोट कर रहा हूं, उनको अब मानना है कि इससे ज्यादा ही होगी। ये तो फिर भी चलिए बेस लाइन मान लीजिए आप। इस पर अगर टैक्स लगेगा तो उस टैक्स की रकम हजारों करोड़ रुपए में होगी। तो क्या सरकार ने इस पर टैक्स लगा दिया है? पार्लियामेंट में हंगामा हो रहा है तो बहुत सी चीजें जो हैं हमारे ध्यान से निकल जाती हैं। एक महत्वपूर्ण बिल जो है वो सदन में जो है पास हो गया है। इसका नाम है टैक्सेशन एंड अदर लॉज संशोधन विधेयक 2026। और इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने यह आरोप लगाया है सरकार के ऊपर कि वो यूपीआई पर टैक्स लगाने वाली है, जिसको खारिज किया वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। लेकिन विवाद क्या है? विवाद ये है कि ये एक्चुअली अमेंडमेंट बिल है, तो जो पहले का कानून था उसके मुताबिक यूपीआई ट्रांजैक्शन पूरी तरीके से किसी भी तरीके की टैक्स से मुक्त था। यह कानून में लिखा था कि यूपीआई ट्रांजैक्शन पर रुपए, जो आप रुपए कार्ड भी यूज करते हैं ना, वो भी ये पूरी तरीके से किसी भी तरीके की चार्जेस से मुक्त थे। ये कानून में लिखा गया था। लेकिन अब जो अमेंडमेंट किया गया है उससे एक रास्ता खुल गया है कि अगर भविष्य में सरकार चाहे तो अधिसूचना जारी करके इनके ऊपर भी टैक्स लगा सकती है। एक्चुअली केवल एक विंडो खोली है, टैक्स लगाया नहीं है। लेकिन ऑपोजिशन ये कह रहा है कि विंडो खोलने का मतलब ये है कि आप भविष्य में इस पर टैक्स लगाओगे। इसकी पूरी कहानी सौरभ समझे अगर ऐसे, तो 2016 में जब ये व्यवस्था पूरी तरह से शुरू की गई थी, और उस समय सरकार की मंशा ये थी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका इस्तेमाल करें जिससे ये लोकप्रिय हो। लगभग आज के डेट में देखें तो यूपीआई इस्तेमाल करने वाले तकरीबन 50 करोड़ लोग देश में हैं, और जो व्यापारी हैं जो कि इस ट्रांजैक्शन को कराते हैं, उनमें अगर आप देखें तो तकरीबन 6.5 करोड़ के आसपास वैसे व्यापारी हैं। अब समस्या ये आ रही है सौरभ कि जैसे एक महीने में 30-30 लाख करोड़ का ट्रांजैक्शन होता है। नंबर्स ऑफ ट्रांजैक्शन की अगर बात करें तो अरब में जा रहा है, 20 अरब, 22 अरब, 23 अरब तक ऐसे ऐसे महीने भी गए हैं। तो उस कंडीशन में जैसे इस रूप में सोचिए कि इतना बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार हो गया है, दुनिया के भी 10 देशों में ये जा चुका है। उस डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए वो सॉफ्टवेयर, वो साइबर सिक्योरिटी, वो कस्टमर सर्विस, वो ट्रांजैक्शनल सर्विस, ये 24/7 जो इस्तेमाल किया जा रहा है, इन सब के मेंटेनेंस के लिए कहाँ से पैसा आता होगा? कौन खर्च करता होगा? वो बैंक, एनसीपीआई, आरबीआई, इस तरह की चीज़ें सर्विस प्रोवाइडर खर्च कर रही हैं। अब वो खर्च सस्टेनेबल कैसे हो, किस रूप में होना चाहिए? आकार इतना बड़ा हो गया, आकार इतना बड़ा हो गया है।
तो उसके लिए जो टैक्सेशन लॉ है उसमें जो इसके लिए भी प्रावधान है, MDR एक टर्म होता है, मर्चेंडाइज डिडक्शन रेट, यानी कि कस्टमर अगर 1,000 रुपए उस व्यापारी को देता है, मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR। हाँ। तो अगर उस व्यापारी को देता है तो उनमें से कोई 1% व्यापारी को जो पैसा मिल रहा है उसमें से उस सर्विस प्रोवाइडर को रहे जो कि UPI प्रोवाइड करा रही है। तो ये MDR जो है ये व्यापारी पर लगेगा, व्यापारी पे लगेगा, कंज्यूमर पे नहीं। कंज्यूमर पे कुछ भी नहीं। Okay. और ये दुनिया के दूसरे देशों में भी होता है जहां व्यापारी पर लगाया जाता है। और इसमें अभी जैसे अगर आप देखें तो फिलहाल तो स्थिति ये है कि वैसे भी न कस्टमर को अभी देना है ना व्यापारी को देना है। भविष्य में अगर कोई ऐसी व्यवस्था की गई कि जैसे मान लीजिए 0.5%, 0.3% वैसी की गई, जैसे क्रेडिट कार्ड पे लगता है। हाँ, तो वो भी सिर्फ वहां पर तो देना होगा सिर्फ व्यापारी को। हाँ, कस्टमर के ऊपर कोई अतिरिक्त बोझ उसका नहीं पड़ना है। व्यापारी वो सुविधा ले रहा है तो जहाँ से सुविधा ले रहा है उसको वो देगा। उसमें भी इस तरह की व्यवस्था की जा सकती है कि जितने छोटे ट्रांजैक्शन हैं, जैसे मान लीजिए कोई सब्जी वाला, कोई इस तरह के जितने छोटे ट्रांजैक्शन होंगे उस पर कुछ ना हो, जो बड़े ट्रांजैक्शन हो उस पर कुछ आप लगा रहे हैं। इसमें कहा जा रहा है कि कोई कह रहा है कि 2,000 रुपए से ऊपर के ट्रांजैक्शन पर होगा, कोई एक लिमिट सेट हो सकती है अगर ये व्यवस्था हाँ होगी तो। अब ये देखिए, जैसे अभी जो एग्जेम्पशन है वो एग्जेम्पशन जो है वो UPI को भी है, भीम UPI को भी है, UPI QR कोड से कोई भी QR कोड आप करते हैं उसको भी वो है, रुपए डेबिट कार्ड को भी इससे जो है एग्जेम्पशन मिली हुई है। अब ये कहा जा रहा है कि साहब कंज्यूमर पे इसका कोई असर नहीं आएगा। अभी तक देखिए क्रेडिट कार्ड पर 1.5% टैक्स हम सब देते हैं जब कार्ड यूज करते हैं, डेबिट कार्ड पर 0.9% हम लोग देते हैं, लेकिन इस पर UPI पर बिल्कुल नहीं देते हैं। अब ये कहा जा रहा है कि अगर व्यापारी भी देगा तो व्यापारी वो पास ऑन कर देगा कंज्यूमर को, किसी ना किसी रूप में वो कंज्यूमर पर आएगा। ये इसको लेकर के एक्स पर बहस भी हुई वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कांग्रेस के नेता जयराम रमेश की। अच्छा, इसमें एक और एंगल आ गया है, वो एंगल ये है, इसको अरविंद केजरीवाल ने भी उठा लिया, कांग्रेस ने भी उठा लिया, कि ये भी अमेरिका का दबाव है कि ये जो वीजा और मास्टर कार्ड, जो कार्ड्स हम लोग यूज करते हैं, क्रेडिट कार्ड बेसिकली, क्रेडिट और डेबिट कार्ड, वो उन पर तो टैक्स लगता है। भारत में अधिकांश ट्रांजैक्शंस अब कार्ड की बजाय UPI से होने लग गई, तो उनको ये लगता है कि भारत में अनफेयर एडवांटेज UPI को मिला हुआ है, जिससे ये जो मल्टीनेशनल वीजा और मास्टर कार्ड जैसी सर्विसेज देने वाले प्लेटफॉर्म है उनके लिए भारत में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं रह गई है, और उस दबाव में ये टैक्स लगाया जा रहा है UPI पे। जैसे ये बात तो सही है सौरभ कि वहाँ से दबाव इस बात को लेकर लगातार रहता था, पहले भी वो आपत्तियां हो जताते रही हैं, खासतौर पे डोनाल्ड ट्रंप के समय में तो ये आपत्ति कई बार आई थी। लेकिन उस दबाव का असर ये सौरभ तब समझ में आता, जैसे उनका ये दबाव था कि एक 30% का कैप होता है उसको हटा दिया जाए, भारत की सरकार ने वो नहीं किया। जो QR कोड इस्तेमाल किया जाता है भारत के द्वारा, ठीक, उस QR कोड को लेकर भी उनके ऑब्जेक्शन थे, वो भी नहीं किया गया है। UPI देश में तो छोड़िए, बाकी दुनिया के दूसरे देशों में भी पॉपुलर हो रहा है, 10 देश में आप पहुंच चुके हैं। तो अगर अमेरिकी दबाव से होना होता तो वो सारी चीज़ें हो रही होती। जैसा कि शुरू में मैंने आपको बताया कि किसी भी तरीके से अगर आप सोचिए कि इतनी बड़ी व्यवस्था अगर चल रही है डिजिटल प्लेटफॉर्म की, तो क्या उसके पीछे कोई इकॉनमी होनी चाहिए या नहीं? अब वो लोग कह रहे हैं कि भाई जो इस टैक्स के विरोध में है कि अभी तक जो वहन कर रहा है वो वहन करे, सरकार वहन करे या बैंक वहन करे, और वो बढ़ते जाए, वो बैंक कितना कहीं वहन करेगा, तो वो अल्टीमेटली वो बैंक भी किसका है? तो अल्टीमेटली अगर आप देखिए तो किसी व्यवस्था का जब आपको चलाना होता है, खासतौर पे जब बहुत विशालकाय हो गया है, वह देखिए क्या है कि लॉजिक काम नहीं करता कि कुछ चीज़ों के ऊपर, क्योंकि लोगों को इससे फायदा हो रहा है, ट्रांजैक्शंस जो है टैक्स फ्री हैं, कार्ड यूज करते हैं तो पैसा देना पड़ता है। तो अभी तक आप, और सरकार ने इसको बढ़ावा देने के लिए इसको टैक्स फ्री रखा था हर चीज़। अब जैसे इसको आप ऐसे समझिए, मैं आपको हम सबके आम जीवन का उदाहरण देता हूँ। आपके घर में अगर फाइबर लगा हुआ है, फाइबर ऑप्टिक वाला, मतलब इंटरनेट टीवी अगर आपने देख रखा है, आप उस पर कोई मूवी देखते हैं नेटफ्लिक्स पर या अमेजॉन प्राइम पर, पहले आप देखते थे कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं आता था, तो क्योंकि वो आपको लुभाता था कि टीवी पर एडवर्टाइजमेंट आता है, इस पर एडवर्टाइजमेंट नहीं आता है। अब आप देखेंगे हर चीज़ में एडवर्टाइजमेंट बीच में आने लगा है, तो उनको पता लग गया कि अब आपकी ज़रूरत बन गई है ये, तो उसमें वो, ये तो नियम है, हर बिजनेस ऐसे ही ऑपरेट करते हैं। लेकिन क्योंकि इससे इतनी बड़ी मात्रा में लोग जुड़े हुए हैं, इसीलिए इस पर अपोजिशन को स्कोप मिला है कमेंट करने का। निश्चित तौर पे। और वो बात भी सौरभ ये कहना कि अगर व्यापारी अमेरिका के दबाव में, और एक तो वो, दूसरा व्यापारी से अगर आप ले रहे हैं तो व्यापारी भी तो पास ऑन करेगा कस्टमर पर ही, अपने पॉकेट से तो वो देगा नहीं। तो वो बात तो सही है, लेकिन अगर इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हो तो निश्चित तौर पे उसके लिए कोई ना कोई मैकेनिज्म तो आपको करना होगा। जैसे मान लिया आज 50 करोड़ के आसपास हैं UPI वाले, 60 करोड़, 70 करोड़, 75 करोड़ हो जाए, और उसी लिहाज से आपको
इंफ्रास्ट्रक्चर वोट देना है फिर। अब ये 2000 की लिमिट क्यों, कि 2000 से ऊपर की ट्रांजैक्शन पर टैक्स भविष्य में अगर सोचा कभी सरकार ने तो लगा सकती है। हम फिर ये क्लियर कर दें कि अभी कोई टैक्स नहीं लगाया है सरकार ने, और ये कोई 2000 विचार भी फिलहाल नहीं। हाइपोथेटिकल चीज है कि सजेशन के तौर पे सजेशन कि के तौर ऐसा पर। भी हो सकता है, ऐसा भी लेकिन हो क्यों सकता है। 2000 की लिमिट की बात की जा रही है, क्योंकि भारत में 96% ट्रांजैक्शंस वो 2000 से नीचे की होती हैं, यानी केवल 4% ट्रांजैक्शन जो है वो 2000 से ऊपर की हैं। लेकिन अगर वैल्यू में देखेंगे अगर आप, तो 67% ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन वो उन 4% में ही आता है। तो वो 4% कर देने से सरकार का काम हो जाता है, उससे उसको वो रेवेन्यू मिल जाएगा जो उस सारे तंत्र की अपकीप के लिए उसकी जरूरत पूरी कर देगा। जी हाँ, बिल्कुल। और सरकार तो मिलेगा उन सारे बैंक को या उन सारी चीज़ों को, सरकार उसके लिए एक मैकेनिज्म बना सकती है इस बिल के पास हो जाने के चलते। अभी तक सरकार के पास उसका अधिकार नहीं था। चलिए, तो अभी तो इंतजार कीजिए, देखिए। लेकिन अब ये मामला ये तो है कि एक दरवाजा तो खुल ही गया, इसमें तो कोई अरविंद केजरीवाल ने वो किया भी कि क्या ये डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में किया जा रहा है, ये सारी चीजें। वो तो कह रहे थे कि चलिए अगले मुद्दे पर आप ही ने मुझे ला दिया। अभी तक वो कहते थे कि एथेनॉल भारत जो है अमेरिका के दबाव में खरीद रहा है, ट्रंप के दबाव में मोदी जी खरीदते हैं, वो अपने गटर में फेंकते हैं एथेनॉल और वो गटर से उठा के हम लोग खरीद लेते हैं। ये उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था। और वो हम अपनी गाड़ियों में तेल जो डालते हैं उस तेल में हम लोग मिला देते हैं। वैसे अब इस मुद्दे पर जो है राहुल गांधी भी कूद गए। राहुल गांधी ने आज एक वीडियो बनाया और कहा कि दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। ये E20 में क्या आखिर चल रहा है ये सरकार को बताना चाहिए। उन्होंने बाकायदा गाड़ी खड़ी करके उसका वो जो फ्यूल लिड होती है उसको खोल करके एक वीडियो बनाया है पूरा। आजकल खूब वीडियो खेल रहे हैं वो। E20 में सबको बड़ी अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है। अब देखिए इसमें क्या क्या कहा नहीं गया। अरविंद केजरीवाल ने कहा अमेरिका के दबाव में एथेनॉल खरीदते हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा सरकार पेट्रोल में 50% एथेनॉल मिलाने वाली है, सरकार साफ मना कर चुकी है। अरविंद केजरीवाल ने कहा सरकार एविएशन में, मतलब हवाई जहाज के फ्यूल में भी एथेनॉल मिलाती है। देखिए कितना खतरा हो जाएगा, यहाँ गाड़ी बंद हो जाती तो चली तो सड़क पे बंद हुई, हवाई जहाज में अगर कुछ हो जाएगा तो क्या। ये उन्होंने एग्जैक्टली ऐसे कहा। इन सारी चीजों को सरकार ने रिफ्यूट किया, लेकिन मौका दिखता है इसमें सबको। हाँ बिल्कुल सौरभ, और ख़ासतौर पे सोशल मीडिया पे ये जैसा चला तो उसके बाद से तो एकदम बीच में तो आपने देखा ही होगा कि किस प्रकार से नितिन गडकरी को लेकर ज़्यादा निशाना साधा जा रहा था। इस पूरे मसले पे सरकार से बहुत सफाई मांगी जा रही थी, बहुत सारे बयान नितिन गडकरी के भी आए, हरदीप सिंह पुरी के भी आए कुछ। लेकिन निश्चित तौर पे चाहे अरविंद केजरीवाल हो या कांग्रेस पार्टी, उनको ये एक ऑप्शन दिख रहा है कि ये भी एक ऐसा इशू हो सकता है जिससे आम लोग सीधे सीधे प्रभावित हो सकते हैं। मैं सीधे आपसे पूछ लेता हूं, जो अरविंद केजरीवाल ने डाउट उठाए हैं वो चलिए हम ही क्लियर करते हैं सीधे। क्या सरकार 20% एथेनॉल के बाद अब उससे ज्यादा भी पेट्रोल में मिलाने का कोई विचार कर रही है? अभी तक ना विचार के स्तर पे इस तरह की कोई चीज़ सामने आई है और फैसला नहीं हुआ है। ये तो सरकार रिकॉर्ड पर भी कह रही है, ठीक है, कि इससे ज़्यादा का कोई फैसला अभी नहीं हुआ है। अभी जो फैसला E20 के लिए 20% तक के लिए ही है। ठीक है, तो वो आप समझ सकते हैं कि सीधे सीधे 50% या उस तरह की बात कहना वो एक कोरी गप्पबाजी और पैनिक क्रिएट करने वाली रणनीति समझ में आ रही है। दूसरी चीज़ कि ये कहना कि वहाँ से हम आयात कर रहे हैं इथेनॉल, जो दुनिया के दूसरे देशों से जो हम लोग लेते हैं वो अलग कैटेगरी की इथेनॉल होती है, जिसमें आपके कुछ फार्मास्यूटिकल्स में उसका कुछ इस्तेमाल होता है या दूसरी चीज़ों के लिए, इंडस्ट्री में हाँ, वो इसके लिए नहीं होता है कि आपको E20 में जो भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जो घरेलू प्रोडक्शन है उस घरेलू प्रोडक्शन का ही इस्तेमाल किया जा रहा है। मतलब हम पेट्रोल में मिलाने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं एथेनॉल, वो हम अपने ही किसानों से लोकल प्रोडक्शन करके ही, बिल्कुल, हमें वो जो क्वालिटी चाहिए वो यहीं लोकल पर ही मिलता है, उसी का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन हम इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट इथेनॉल करते हैं, हाँ, कम मात्रा में, वो दूसरे पर्पस के लिए, वो इसके लिए नहीं है, क्योंकि उसकी क्वालिटी अलग होती है। क्या हमारा अमेरिका का कोई करार है कि हमें उनसे कोई एथेनॉल खरीदना? उन्होंने कहा कि ये हमारे करार में है। नहीं, वो जैसे उस रूप में वो दे रहे हैं ना कि वो ट्रेड एग्रीमेंट अभी हो जाएगा, का हिस्सा है। बिल्कुल नहीं, उसमें इस तरह की चीज़ें तो सरकार की तरफ से बताई गई थी कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और खासतौर पे आप देखें तो बीजेपी की तरफ से ये पूछा भी गया अरविंद केजरीवाल से कि अगर आपके पास कोई इस तरह का इन्फॉर्मेशन हो कि सरकार ने कभी कोई नोटिफिकेशन जारी किया हो, कोई बयान दिया हो, कोई भी चीज़ किया हो, तो फिर दिखाइए पब्लिक डोमेन में अगर है तो। ठीक है। और ये जो है कि एविएशन टर्बाइन फ्यूल में एथेनॉल मिलाया जाता है, इस पर सिविल एविएशन मिनिस्टर ने भी कल बयान जारी किया कि वो एक अलग किस्म का फ्यूल होता है, वो पूरी दुनिया की एविएशन इंडस्ट्री जो है उससे मान्यता प्राप्त होता है। ऐसा नहीं है कि हमने पेट्रोल से मतलब एविएशन फ्यूल में बस मिला दिया कुछ। निश्चित तौर पर सौरभ, और जैसे अगर आपने देखा हो, एक पहले भी पेट्रोलियम मंत्री ने कहा था कि रॉकेट में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है,
इथेनॉल ब्लेंडिंग का, तो ये उस संदर्भ में था। उसको अरविंद केजरीवाल ही स्वाभाविक तौर पे वो भी इस बात को समझते होंगे, आईटीएन है तो ऐसा नहीं है कि समझते नहीं होंगे, लेकिन वो पॉलिटिकली उसको ट्विस्ट करके इस तरह की बात करके ज़्यादा ये नज़र आ रहा है कि एक मोमेंटम और माहौल खड़ा करने की सरकार कोशिश कर रहा है। आशंकित है कुछ कि ये मुद्दा तूल पकड़ न ले? ये अभी बहुत तो नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि सरकार को इस तरह की कोई भी चीज़ हो तो उस पर सरकार के तरफ से एकदम ब्लैक एंड वाइट में जैसे चीज़ें स्पष्ट की जाती हैं वो करना चाहिए। जैसे इस केस में पेट्रोलियम मंत्री को लगातार करना चाहिए, क्योंकि दूसरी तरफ से अटैक हो रहा है और एक बार जैसे इन्फॉर्मेशन है या मिस इन्फॉर्मेशन है वो लोगों को नहीं पता, ठीक, उसका क्या वैज्ञानिक आधार है नहीं है हमें भी नहीं पता मान लीजिए, तो वो सरकार की ही जिम्मेदारी है और सरकार के उस संबंधित मंत्री की ही जिम्मेदारी है कि वो बताते चलें कि जो भी इन्फॉर्मेशन अगर कोई सामने वाला फैला रहा है उनके हिसाब से कि मिस इन्फॉर्मेशन है तो उसको आप काउंटर करें तथ्यों के द्वारा। वो तो एक जिम्मेदारी रहेगी, क्योंकि कई बार क्या होता है सौरभ कि एक बार झूठ को ही बार बार बोलना कोई शुरू कर दे तो बाद में उससे अब जैसे आज राहुल गांधी ने जो वीडियो बनाया E20 के ऊपर, उन्होंने इसको लूट कहा, चोरी कहा। अब ये सोच में डाल दिया कि इसमें क्या चोरी हो सकती है। मतलब उनका आरोप है कि मोदी सरकार इससे रुपया चोरी कर रही है। तो कैसे रुपया चोरी कर रही है, मतलब क्या हो सकता है, मतलब मैकेनिज्म क्या हो सकता है चोरी का, ये समझ में। अब जैसे गाड़ी खराब होने के बाद वो कहते नजर आए। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का ये कहना है कि देश के डोमेस्टिक मार्केट में जो गाड़ियों का बाजार है उस पर 60% पर मारुति का शेयर है वो, ठीक। उनका ये कहना था कि मारुति का इतना बड़ा शेयर है और मारुति ने एक केस उसने नहीं बताया कि इस हमारे पास आया हो जिसमें E20 पेट्रोल के चलते वो गड़बड़ी हो। गाड़ियों के अगर एवरेज गड़बड़ हो रहा है या बाकी दूसरी कोई समस्या आ रही है तो उसके भी बहुत सारे कारण होते हैं। तो जब तक आप ऑथराइज सेंटर पे जाके उन चीज़ों को ना देखें कि वजह क्या है, तब तक कैसे आप उस बात को तथ्य मानेंगे कि हाँ ये E20 के चलते हुए या दूसरी चीज़ के चलते हुए। हालांकि वो जिम्मेदारी भी एक तरह से सरकार के ऊपर भी फिर ये रहती है कि भाई ऐसे सारे वैज्ञानिक प्रमाण हैं कि उनको सामने रखा जाए। जैसे एक ADRA की रिपोर्ट या इस तरह की चीज़ें जो सरकारी बताती है कि E20 से पहले ये चीज़ें की गई। नहीं, उसमें देखिए वो कहीं ना वो गैप है एक। वही जैसे अभी SIM की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया कि कुछ मॉइस्चर आ जाता है, कुछ आ जाता है, सरकार ने कहा, फिर वो विड्रॉ करी उसने रिपोर्ट, लेकिन तब तक कंफ्यूजन फैल जाता है। हो जाता, बिल्कुल। तो वो जिम्मेदारी सरकार की ही है कि अगर सामने से कोई अंदेशा कोई जता रहा है तो आप ये बताएं कि भाई ये है या नहीं है। लेकिन सामने वाले को भी सोचना चाहिए कि वो क्या बात कह रहे हैं और लोगों के मन में क्या शक पैदा कर रहे हैं। अब अरविंद केजरीवाल का बार बार ये कहना, आज भी उन्होंने कहा कि लोग पेट्रोल और डीजल की गाड़ी खरीदना बंद कर दें। मान लीजिए अरविंद केजरीवाल की अपील पर वाकई लोग गाड़ियां खरीदना कम कर देते तो इसका सीधा असर किस चीज़ पर है? आपके देश की इकोनॉमी के ऊपर असर है, उन कंपनियों की सेहत के ऊपर असर है। तो इससे नुकसान किसका है? मतलब पेट्रोल डीजल की गाड़ी ना खरीदें, कब तक ना खरीदें, क्या है? अच्छा, उसमें भी डीजल की गाड़ी क्यों ना खरीदें? डीजल में थोड़ी एथेनॉल मिलाया जाता है। हाँ, वो डीजल में कुछ नहीं मिलाया जाता, डीजल शुद्ध डीजल है, तो क्यों ना खरीदें डीजल की और गाड़ी? डीजल को लेकर भी उनका क्लेम आ गया था उस समय कि पेट्रोल डीजल दोनों के बारे में बात कर रहे थे। वो तो नितिन गडकरी जी की वजह से, क्योंकि उन्होंने वो बार बार कहते रहते हैं हम डीजल में भी कुछ मिलाने का सोच रहे हैं। मगर बात यह है कि भाई मतलब कोई आपके आर्गुमेंट में आपने जो दावा किया उसमें कोई तर्क होना चाहिए ना। क्यों डीजल की गाड़ी ना खरीदे कोई? इवन पेट्रोल की गाड़ी भी क्यों ना खरीदे कोई? और ये जो मिलाने का सौरभ मकसद है, मकसद की अगर बात करें तो मकसद तो यही है ना कि आप क्रूड ऑयल को लेने में भारत के पैसे का जितना इस्तेमाल होता है उस बोझ को थोड़ा कम किया जाए, ठीक। राहुल गांधी वहीं जा रहे हैं कि अगर आपको अब तेल सस्ता मिल रहा है, ये भी केजरीवाल जी का ही लॉजिक है, तो फिर सस्ता दे तो फिर सस्ता दो। अब जब 20% एथेनॉल मिला दिया तो फिर तेल सस्ता होना चाहिए। अब जैसे ऐसे समझिए कि सरकार की तेल कंपनियां अगर E20 मिला करके, या सरकार के हिसाब से अगर आप समझें कि उसके पास अगर इतना पैसा है कि वो जो सरकारी PSU कंपनी है, पब्लिक सेक्टर यूनिट वाली जो कंपनी है, उनके पास पैसा आ रहा है तो वो अल्टीमेटली लोगों का ही वो पैसा है। अब अभी जैसे इतनी बड़े क्राइसिस में दुनिया के कई देश, जैसे सऊदी की ही बात कर लें, वहाँ जो रहने वाले वो बता रहे थे कि हमारे यहाँ कीमतें दुगुनी हो गई हैं लगभग। इस क्राइसिस में यहाँ आपके ऊपर उतना बर्डन नहीं पड़ा बाकी दुनिया के दूसरे देशों की तुलना में। तो क्यों सफल हो पाया वो? क्योंकि आपके PSU की जो कंपनियां हैं उनका हेल्थ ठीक था। अगर इस रूप में आप उनको खस्ता हाल किए रहें तो पता चला कि एक दबाव आया, भरभरा गया और अभी भी घाटा हो रहा है उनको। ऐसा तो है नहीं ना कि तेल कंपनियां, बीच में आपने युद्ध के समय देखा होगा कि कैसे उनको 1 लाख करोड़ रुपए का घाटा हो रहा था, तो उस घाटे को कम करने के लिए फिर थोड़ी कीमत बढ़ाई गई। तो ऐसा नहीं है कि उस पैसे, दूसरा नहीं आप सॉरी, यानी कि उस पैसे का भी जो इस्तेमाल, जैसे सरकार के पास अगर पैसा है तो सरकार उस पैसे का क्या करती है?
अब ये है कि- इंफ्रास्ट्रक्चर, हाँ गरीबों को राशन देना, जो भी डेवलपमेंट वर्क है, अगर पैसा किसी और तरीके से अगर आ रहा है तो वो दूसरे मद में जाए खर्च ही होता है ना। लॉजिक तो ठीक है कि भाई सरकार भी लोगों की, कंपनी भी लोगों की, वही ये तो मतलब इसमें उसमें कोई प्राइवेट प्लेयर तो इन्वॉल्व है नहीं है इसके नहीं। अंदर। एनीवे, लेकिन ये इसमें E20 में राहुल गांधी के कूदने का मतलब ये है कि अगला मोर्चा सरकार के लिए खुल चुका है। अरविंद केजरीवाल जी की बात पर एक बात मैं और कह दूं, उन्होंने गाड़ियां खरीदने से मना किया है। एक तो डीजल की गाड़ी क्यों खरीदना खरीदें, क्योंकि डीजल में तो कुछ मिलता नहीं। दूसरा, गाड़ी और क्यों ना खरीदें, मतलब लोगों को उनकी बात पर क्यों ध्यान नहीं देना चाहिए। भाई ये तो सारी शिकायतें पुरानी गाड़ियों को लेकर के है ना, कि पुरानी गाड़ियां वो E20 कंप्लायंट नहीं है, नई गाड़ी तो सारी E20 कंप्लायंट आ रही हैं। तो नई गाड़ी में तो कोई दिक्कत हो ही नहीं रही है इथेनॉल की वजह से। अब मान लीजिए सौरभ, सरकार अगर ये ना मिलाए E20, ठीक, तो जो पेट्रोल फॉर एग्जांपल अगर आप 100 रुपये खरीद रहे हैं, वो 107 रुपये मान लीजिए कि सरकार को देना पड़ेगा, उदाहरण के तौर पर। तो महंगाई होगा तेल तो, महंगाई प्योर होगा पेट्रोल तो महंगा, आज भी जहां मिलता है प्योर पेट्रोल महंगा ही है। वही कह रहे हैं कि तो महंगाई और ज़्यादा महंगाई होना है ना उसमें। तो सरकार को उसमें ऐसा क्या हो जा रहा है कि अगर इथेनॉल को अगर मिलाया जा रहा है तो सरकार को कोई बहुत बड़ी चीज़, भाई देश का पैसा बाहर कम जा रहा है, इतना ही हो रहा है ना। हाँ, लोगों के हिसाब से सोचें, कस्टमर के हिसाब से, गाड़ियों के कस्टमर के हिसाब से सोचें कि अगर उनकी गाड़ी पर असर पड़ रहा है तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर उनका एवरेज कम हो रहा है उसके चलते, तो वो उनको बताया जाना चाहिए कि भाई आपका ये एवरेज जो कम हो रहा है, तो आप ये मान के चलिए कि अगर पेट्रोल आप शुद्ध पेट्रोल इतने में लेते तो इथेनॉल मिलाने के बाद इतना में ले रहे हैं, ये जो गैप हो रहा है क्योंकि कीमत आपकी कम है तो मेंटेन हो जाएगी। तो वो इस भी तरह बता दिया सरकार ने ना, वो वही कह रहे हैं कि इसी चीज़ को आपको रखना जो है है। वो हाँ, कम होता है, वो तो सरकार तो ये लोगों को पता होना चाहिए। देखिए अब इस मोर्चे पर कैसे हमले और कैसा बचाव होता है। अगली खबर, ये इंटरेस्टिंग खबर है पंजाब की। पंजाब का इलेक्शन 6 महीने दूर है और उससे पहले एक बड़ी मुलाकात हुई प्रधानमंत्री की श्रोमणी अकाली दल के नेता सुखबीर बादल से। सुखबीर बादल की पार्टी अकाली दल बीजेपी की सबसे पुरानी एलाइज में से एक है, लेकिन पिछले 6 साल से इनका रिश्ता टूट गया जब कृषि कानून लेकर के आई थी ये सरकार। उसके बाद ये एक बड़ी मुलाकात हुई है। तो क्या इसका पंजाब के इलेक्शन से कोई लेना देना है और क्या इन दोनों पार्टियों के बीच कोई अलायंस मुमकिन है, उसकी कोई चर्चा चल रही है। आज की जो सौरभ मुलाकात थी ना, जो कि पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री का जो दफ्तर है वहाँ पर सुखबीर बादल गए थे मिलने के लिए। पहली बात तो ये कि ये इस मुलाकात के लिए समय सुखबीर बादल ने मांगा, हाँ मांगा था, कुछ दिनों से वो मांग रहे थे पीएम की तरफ से उनको बुलाया गया। दूसरी चीज़ ये कि शुद्ध रूप से आप ये समझ सकते हैं कि पंजाब के अगले चुनाव के संदर्भ में ही ये मुलाकात थी। सुखबीर सिंह बादल ने अंदर जो कहा उसमें ये बताया कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की जो सरकार है वो कैसे किन किन मोर्चों पे फेल है, क्या गड़बड़ियाँ की जा रही हैं, कैसे लूट मचा हुआ है, कैसे पूरा तंत्र एकदम से गड़बड़ है। और पंजाब भौगोलिक तौर पर भले ही एक छोटा राज्य हो, लेकिन देश की सुरक्षा के लिहाज से सीमाई राज्य होने के चलते कितना महत्वपूर्ण है, तो वहाँ पर अच्छी सरकार का होना बहुत ज़रूरी है। तो इन सारी चीज़ों को, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से फेल है, ऐसा सुखबीर सिंह बादल ने पीएम को रिपोर्ट किया। जो हमें सोर्सेज से जानकारी मिली, पीएम लगातार उनकी बातों को वो सुनते रहे। दूसरा, सुखबीर सिंह बादल ने ये भी बताया कि ऐसे में इस माहौल में ये बहुत ज़रूरी है, जो कि अकाली दल की इच्छा भी है कि आम आदमी पार्टी की सरकार को अगर हटाना है तो बहुत ज़रूरी है कि अकाली दल और बीजेपी एक साथ आए। ये साफ कह दिया, अपनी मंशा जाहिर कर दी। उनकी मंशा उनका ये है कि हाँ, ये साथ अगर दोनों ताकतें अगर एक साथ आएंगी तो फिर वो रोकने में सफल रहेंगे हम लोग कांग्रेस पार्टी को। उनका अकाली दल का ये मानना है कि आम आदमी पार्टी ख़राब कर रही है, अगर वो नहीं रही तो फिर बीजेपी अकाली दल अगर अलग अलग लड़े तो कांग्रेस पार्टी को इसका फ़ायदा हो जाएगा। अच्छा। और अगर बीजेपी अकाली दल दोनों की ताकत है अलग अलग पॉकेट में, तो दोनों अगर एक साथ आ रहे हैं तो वो बहुत मजबूत वो बन के लगभग 40-45% तक वोट शेयर लेकर जा सकते हैं अपना। अच्छा। ऐसा इनका आकलन है सुखबीर सिंह बादल का। वो होगा कि नहीं पता, बट उनका वो आकलन था। तो ये सारी चीज़ें वो कह रहे हैं। मतलब अंदर की कहानी सौरभ ये है कि अकाली दल बिल्कुल ये चाहता है कि बीजेपी के साथ उसका गठबंधन हो जाए। बीजेपी के तरफ से अभी इस बात को लेकर रिजर्वेशन है, और उस रिजर्वेशन में एक बड़ी वजह सौरभ ये है कि जैसे नशा के खिलाफ मुहिम बीजेपी का पंजाब में भी एक प्रमुख एजेंडा रहेगा, और अकाली दल के एक चेहरे के ऊपर मजीठिया के ऊपर हाँ कैसे कैसे आरोप लगते रहे हैं, तो कैसे उसमें अकाली दल के साथ जाकर आप इस तरह की चीज़ें कह रहे हैं। तो पहली बात तो वो एक रहेगी। अकाली दल के पास एक खास वोट बैंक है, इसमें कोई दो राय नहीं। भले ही वो वोट बैंक अकेले अपने दम पर सीटों में कन्वर्ट ना कर पाए, लेकिन जब दोनों साथ मिलते हैं तो एक मजबूत ताकत बन सकते हैं। लेकिन इस तरह का बैगेज का होना, और दूसरी चीज़ कि अब बीजेपी अपने आप में अकाली दल से अलग होने के बाद बहुत ज़्यादा ग्राउंड पे इन लोगों ने भी काम किया है, और
अपने आप को उन शर्तों पे अकाली दल के साथ तो बिल्कुल ही जूनियर पार्टनर तो बिल्कुल जूनियर पार्टनर के तौर पे नहीं जाना चाहेगी। अगर जाने का सोची तो ओके। अभी तक तो यही डिसीजन नहीं है कि हाँ साथ जाना है कि नहीं जाना है, और अभी तक यही बताया जाता है कि नहीं, बीजेपी अपने दम पर ही, अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। उस लिहाज से आप समझ सकते हैं कि सुखबीर सिंह बादल बाकी नेताओं के बजाय सीधे सीधे बीजेपी के टॉप लीडर्स के पास जाकर उन्होंने ये बात कही ताकि उनके लेवल से आए कि अगर गठबंधन कराना है तो। बीजेपी अपने दम पर अपने प्रोस्पेक्ट्स कैसे देखती है पंजाब में? मेहनत बहुत कर रही है और ग्राउंड पर खूब मेहनत करना है। जैसे हरियाणा के मुख्यमंत्री को भी आप देख रहे होंगे कि लगातार जब भी मौका मिलता है उनको पंजाब भेजा जाता है, ग्राउंड पर आप काम करो। ये जो रविदास वाला कार्यक्रम उत्तर प्रदेश से शुरू किया गया है, यूपी से पंजाब तक ही वो लेकर जाना है। तो मेहनत के हिसाब से बीजेपी बहुत मेहनत कर रही है, बट इट्स लॉन्ग वे टू गो। मतलब पंजाब के हिसाब से इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि पंजाब के लिए बीजेपी को बहुत ज़्यादा मेहनत करना होगा। अगर वो उनके ये समर्थकों में मैं सुनता हूँ कहीं कहीं कि ये उम्मीद जग गई है कि बंगाल जैसा धमाका भी कर सकती है बीजेपी पंजाब में। उस रूप में मतलब वैसा आसान काम नहीं। बंगाल के हिसाब से अगर आप देखें तो बंगाल में दो ही प्लेयर थे, टीएमसी बीजेपी। टीएमसी को लेकर एक एंटी इनकम्बेंसी और तमाम दूसरी तरह की चीज़ें थी, जैसा माहौल उन लोगों ने बना रखा था। तो वहाँ पर बीजेपी के लिहाज से सबसे ज़रूरी ये था कि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाए तो उसी में बीजेपी का काम हो जाना था। पंजाब में वो बात नहीं है। देखो प्लेयर्स कई हैं, एक तो प्लेयर्स कई हैं, और जो पंजाब का एक बड़ा माइंडसेट ऐसा है, खासतौर पर फार्मूला के बाद तो बीजेपी के खिलाफ बड़ी है ही। कॉम्प्लेक्स स्टेट है। हाँ, तो वो वैसा आसान काम नहीं है वो। लेकिन अगर ये अलायंस होता है तो ज़रूर एक बड़ी ताकत बन जाएगा। आज की आखिरी खबर की बात हम कर लेते हैं। मोहन भागवत जी ने, संघ प्रमुख ने जन जी के साथ एक इंटरेक्शन किया और उसमें कई सवाल हुए। हमने आज आरक्षण का मुद्दा उसमें से उठाया। उन्होंने आरक्षण के सवाल के जवाब में ये कहा कि जब तक समाज में भेदभाव है तब तक आरक्षण रहेगा, जब भेदभाव समाप्त हो जाए तो आरक्षण की ज़रूरत पर बात हो सकती है, लेकिन वो समय अभी नहीं है। फिर उन्होंने ये कहा कि जिनको आरक्षण का लाभ मिल चुका है एक बार, जो समृद्ध हो चुके हैं, उनको चाहिए कि वो ये विचार करें कि क्या वो खुद अब इस आने वाले पीढ़ी को उसके लाभ, आने वाली पीढ़ी जो है उसका लाभ ना ले, और जिसने लाभ नहीं लिया अभी तक उसको लाभ मिल जाए। यहाँ कॉन्सेप्ट आया क्रीमी लेयर का। क्रीमी लेयर मतलब कि भाई एक ऐसा तबका जो आरक्षित श्रेणी में तो है लेकिन समृद्ध है, उसको ओबीसी रिजर्वेशन के अंदर क्रीमी लेयर कहा जाता है और उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलता। ये कॉन्सेप्ट एससी एसटी आरक्षण में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा है कि एससी एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर के प्रावधान की कोई आवश्यकता नहीं है, हम इसकी जरूरत नहीं देखते। तो क्या संघ प्रमुख ने जो कहा और सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जो स्टैंड लिया, इन दोनों में अंतर नहीं है? और सरकार की तरफ से अगर आप देखें तो पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी जब की थी तो एक फैसला दिया था इनफैक्ट कि क्या राज्यों में एससी एसटी कैटेगरी में सब क्लासिफिकेशन हो सकता है। तो उसमें जो पहला निर्णय था सुप्रीम कोर्ट का कि हाँ ये हो सकता है। दूसरी चीज़ तब ये कही गई थी जब डीवाई चंद्रचूड़ थे, उन्होंने कहा था कि वहाँ पर भी एक क्रीमी लेयर जैसी व्यवस्था की जा सकती है। मतलब वो ओबाइटर था, रेशियो नहीं था, मतलब डिसीजन का पार्ट नहीं था, लेकिन एक तरह से आप कह सकते हैं कि सुझाव जैसा था। उस पर सरकार का ये कहना है कि पहली बात तो ये कि ओबीसी में जो क्रीमी लेयर का कंसेप्ट है एससी एसटी कम्युनिटी पे वो लागू नहीं हो सकता, क्योंकि एससी एसटी का जो पिछड़ेपन है वो सामाजिक तौर पर, ऐतिहासिक सामाजिक दोनों तौर पर इस रूप में पिछड़ेपन है कि अगर उसको एक बार रिजर्वेशन मिल गया तो इससे उसके साथ हुआ वो भेदभाव या उस तरह की चीज़ें वो ख़त्म हो गई, ऐसा नहीं है। तो उस पर ये नहीं किया जा सकता। ओबीसी के केस में ज़रूरी होता है, तो इसलिए सरकार ये मान के चल रही है कि नहीं, क्रीमी लेयर जैसी व्यवस्था एससी एसटी में नहीं होना चाहिए। संघ प्रमुख ने जो कहा है, संघ प्रमुख का बयान अगर आप देखें तो बहुत कॉशस बयान भी है उनका, क्योंकि एक बार वहाँ जला चुके हैं। हाँ जला चुके हैं। उस हाथ जलाने में बिहार का चुनाव खा चुके हैं वो। जब 2015 का बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ था, उनके पूरे सौरभ उस बिहार विधानसभा चुनाव में लालू प्रसाद यादव जी के जितने कैंपेन हुए थे, सिर्फ जैसे 3-4-5 मिनट का स्पीच 6 मिनट का देते थे लालू जी, एक दिन में 8-8 10-10 रैली करते थे, तो समय बहुत कम होता था उनके पास। तो जैसे वो पहुंचे बस संघ प्रमुख का बयान उठाकर धज्जियां उड़ाना में काम हो गया तो हुआ। तो इस बार वो कॉसेस इस रूप में थे कि उस जो सेक्शन है, उस सेक्शन के लोग जिनको फ़ायदा मिल गया वही ये सोचे कि क्या सोचे। हाँ, उन्होंने ये कहा हाँ कि क्या हमारे दूसरे भाई को नहीं मिलना चाहिए अगर हमने ये फ़ायदा ले लिया है। तो बनिस्टो इससे सलाह देने की कि हाँ इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर उन्होंने ये बोल दिया होता कि हाँ इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए क्रीमी लेयर की, जैसे साउंड माइंड के हिसाब से देखें तो किसी को भी सौरभ ये बात समझ में आ जाएगी कि अगर आपको मिल गया फ़ायदा, आप आगे बढ़ गए उससे,
जैसे मान लीजिए आपने SC/ST का रिजर्वेशन लिया और आप एक बार IAS बन गए, तो फिर आपको नहीं चाहिए ना, आपके बच्चे को वो नहीं आपके बच्चे चाहिए, को जरूरत नहीं है। तो आप ही के कम्युनिटी का जो दूसरा बच्चा है जो पढ़ा हुआ है गांव में कहीं, उसको दे दीजिए। लेकिन मेरी बात लॉजिक से परे, इसीलिए आरक्षण चूना बना है, हाँ बस वही। क्योंकि हाथ जल जाते हैं इससे। बहुत शुक्रिया देवेंद्र, आप स्टूडियो में आए। भारत की खबर देख रहे थे आप, आज इतना ही।